आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है एक नेम चेंज को लेकर। अब ये प्रश्न क्या है वो समझना कि किस राज्य में स्थित होशंगाबाद शहर का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को अनाउंस किया है? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर स्थित है जिसका नाम है होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश में स्थित होशंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में एमपी में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, तो नर्मदा नदी के ऊपर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, नर्मदा उत्सव। उसके दौरान उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी है कि ये जो होशंगाबाद सिटी है इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस शहर का नाम होशंगाबाद कैसे पड़ा था। तो एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था होशंग शाह। तो होशंग शाह ने इस जगह पर फतह हासिल करी थी और ये मालवा का पहला शासक बना था। तो जिसने हमला करके उस जगह को जीता था, तो ऐसे हमलावर के नाम पर किसी शहर का नाम होना गलत था, इस वजह से इस शहर का नाम चेंज किया गया। अब चूंकि दोस्तों इसका नाम जो है नर्मदा नदी के ऊपर है, तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि ऐसे पॉइंट्स हम लोग समझेंगे जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बाकी किसी भी पॉइंट से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये जो नदी है इसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको कई बार मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहती है, इस वजह से वहाँ की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो अक्सर इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी बोल देते हैं, तो आंसर कर देना नर्मदा नदी को। अगर बोले गुजरात की जीवन रेखा तो भी आंसर हो गया नर्मदा, क्योंकि ये नदी दोनों ही राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जो है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार जो है वहाँ से ये नदी निकलती है। ये नदी पश्चिम की तरफ बहती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 1332 किलोमीटर है और ये खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बनेगा किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ब्रिटेन देश की रहने वाली जैस्मिन हैरिसन जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इनका एक फ़ोटो देखेंगे, ये आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये हैं जिन्होंने हाल ही में, ब्रिटेन देश की रहने वाली हैं, इन्होंने हाल ही में अटलांटिका को पार किया है। तो इस तरीके से ये जो जैस्मिन हैरिसन हैं ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम एज की महिला बनी है। इस वजह से ये क्वेश्चन कई वर्षों तक हो सकता है स्टैटिक जीके में आपसे पूछा भी जाता रहे। इसके अलावा इन्होंने 2021 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था तालिस्कर विस्की अटलांटिक चैलेंज, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके दौरान ही इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड जो है बना दिया है। दोस्तों, अगर आपने कभी ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे तो एक ब्रांड है फैशन का जिसका नाम है लिवाइस। तो फैशन ब्रांड लिवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो हाल ही में लिवाइस ने अनाउंस किया है कि उसने दीपिका पादुकोण, भारतीय बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। यानी कि ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर दीपिका पादुकोण अब लिवाइस के प्रोडक्ट को प्रमोट करती हुई नज़र आपको आएंगी।
तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जनवरी 2021 का पीडीएफ लॉन्च कर दिया गया है। उसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। साथ ही साथ में 500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ का लिंक भी आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 24 फरवरी को, एवरी ईयर 24, हर साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज दिवस यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल, यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसके अध्यक्ष का नाम है एम अजीत कुमार। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना मनाई गई थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों के बाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जानी है जिसका नाम है मैरी टाइम इंडिया समिट। तो मैरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यहाँ पर नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैरी टाइम इंडिया समिट का जो दूसरा संस्करण है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि इस बार जो मैरी टाइम इंडिया समिट होगा उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो उसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि चूंकि ये समिट है इसको कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है? तो इस समिट का जो ऑर्गेनाइज़र है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये इस इवेंट को जो है मैनेज करेगी, आयोजित कर रही है। अगर हम लोग वर्ष 2021 के लिए ये जो इवेंट होगा उसके सब्जेक्ट की बात करें तो आंसर हो जाएगा भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। फिर से देखना, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडिया मैरी टाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनेगा कि राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में हुनर हाट जो शुरू करी गई है वो इस बार 26वीं हुनर हाट आयोजित करी गई है। तो ये जो 26वीं हुनर हाट है इसको पिछले साल मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस बार राजनाथ सिंह के द्वारा हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। तो इस बार ये जो संस्करण है इसका 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हुनर हाट, आप इस प्रोग्राम का फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा जिसमें कि राजनाथ सिंह जी उद्घाटन सेरेमनी के दौरान पर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये जो हुनर हाट का आयोजन है ये 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा कि जो कला के आधार पर जो व्यवसाय होते हैं उन लोकल आर्टिशियंस को प्रमोट किया जाएगा। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को, फूड को, संस्कृति को, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है सो दैट हुनर को बचाया जा सके। अगर हम लोग 2021 के इसके सब्जेक्ट की बात करें तो वोकल फॉर लोकल इस नाम से इसको शुरू किया जाएगा। ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस इवेंट यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक आर्टिस्ट है जो कि अपने हाथ से बनाई गई
लोकल चीज़ों को, जो आर्टिसियंस होते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। लोग यहाँ पर इसको देखते हैं और इसको परचेज़ भी करते हैं। तो इस प्रकार से अपने हुनर से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और पूछी जा सकती है कि ये जो हुनर हाट है इस बार कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो हुनर हाट है इसको इस बार नई दिल्ली, इस बार इसको नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा, भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो भारतीय नौसेना का जो डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर है इसको पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा इनॉग्रेल सेरेमनी का, कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पीछे लिखा है डैमेज कंट्रोल और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसका देखो इस तरीके से इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना का जो डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर है इसका मतलब क्या हुआ। देखो, जब कई प्रकार से युद्ध लड़े जाते हैं, एक्सरसाइज होता है, या समय के साथ साथ में जो भारतीय नेवी के जो शिप होते हैं या और भी जो वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं वो समय के साथ में डैमेज भी होते हैं। तो ऐसे डैमेज हो गई चीज़ों को, शिप्स को या और भी इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को यहाँ पर सिमुलेट किया जाएगा, यानी कि उनको फिर से रिपेयर किया जाएगा, फिर से उसको यूज़ करने के लायक बनाया जाएगा। तो इसको पोर्ट ब्लेयर में किया जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आपके सामने है कि गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसको बोलते हैं NAFLD। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है इसके लिए कार्रवाई करने वाला और इसकी पहचान करने वाला पूरे विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा, प्राउड के साथ कहता हूँ कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कि देखो यहाँ पर मतलब इसका क्या है कि देखो, वैसे तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट की बीमारियां, लेकिन दुनिया का कोई भी देश होता है वो ज़्यादातर ऐसी बीमारियों को नोटिस करता है और अपने नेशनल प्रोग्राम में ऐसी बीमारियों को शामिल करता है जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया, डेंगू, इन सभी को नेशनल मिशन में शामिल किया जाता है। लेकिन पहली बार दुनिया का कोई ऐसा देश है जिसने जो ये नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज़ होता है इसको चिन्हित भी किया है और इसको अपने नेशनल प्रोग्राम में शामिल भी किया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग जो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनका जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है, उसमें मतलब सूजन आ जाती है, ख़राब होने लगता है। वो आगे चल के, जैसे आप भी शराब पीते हो तो आपका लीवर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, उसमें फैटी लीवर हो जाएगा, बाद में लीवर कैंसर भी बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो अल्कोहल यानी कि शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके शरीर में फैटी लीवर होता है, जैसे कि जिनके शरीर पर मोटापा बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है और अपने नेशनल प्रोग्राम में इसको शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम में इसको शामिल किया है और ये जागरूकता अभियान चलाकर इसको ख़त्म भी करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन बनेगा, पंचगंगावली कांडला के जंगल जिन्हें जैव विविधता हॉट स्पॉट टैग किया जाएगा किस राज्य में स्थित हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, इंग्लिश में देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो जंगल हैं पंचगंगावली कांडला, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में टैग किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो
जगह है ये 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और कर्नाटका राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बनेगा कि एक रिपोर्ट हाल ही में रिलीज करी गई है, मेकिंग पीस विद द नेचर। तो ये जो मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट है इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेकिंग पीस विद द नेचर, जिसमें कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, इन सभी चीज़ों को इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है। अगला प्रश्न बन रहा है कि किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है, यानी कि उस देश की फोर्सेस में इनको शामिल करने के लिए सहमति दे दी गई है? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश करना अलाउ कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत निवेश किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि अन एकेडमी नाम से सभी लोग परिचित होंगे, ऐसा कोई होगा नहीं जो अन एकेडमी को ना जानता हो इस समय। तो अन एकेडमी नाम से ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें निवेश किया है सचिन तेंदुलकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर ने स्ट्रैटेजिकली इसमें निवेश किया है, मतलब इसमें जो निवेश किया है वो बहुस्तरीय होगा, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेगी उस हिसाब से सचिन तेंदुलकर इस कंपनी में निवेश करेंगे और साथ ही साथ में इस कंपनी को प्रमोट भी करेंगे, यानी कि अन एकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऐसा करार हाल ही में किया है। दोस्तों आरबीआई जो है देश का जो सेंट्रल बैंक है, ये समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते रहता है। तो आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में पंजाबी रैपर को शामिल किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा वायरस। तो हाल ही में आरबीआई ने एक पंजाबी रैपर जिनका नाम है वायरस, उनको साइबर फ्रॉड के जागरूकता अभियान में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पंजाबी रैपर वायरस, जिन्होंने आरबीआई के जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। तो वायरस ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में पंजाबी रैपर वायरस ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन बनेगा कि केरल सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के लिए स्वाति संगीत पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा ओमन कुट्टी को ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों केरल सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आपसे कभी भी अगर ये पूछ ले कि एक अवार्ड है जिसका नाम है स्वाति संगीत पुरस्कार, कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो केरल के द्वारा दिया जाता है। 2020 का अवार्ड इस बार दिया गया है के ओनम कुट्टी, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। के ओनम कुट्टी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से केरल राज्य के द्वारा एक और अवार्ड दिए गए हैं जिसका नाम समझते हैं। केरल के द्वारा वर्ष 2020 के लिए एसएल पुरम सदानंदन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो केरल के द्वारा इब्राहिम वेंगरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इब्राहिम वेंगरा को केरल के द्वारा एसएल पुरम सदानंदन पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। इब्राहिम वेंगरा का फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 19वें ग्लोबल एडिशन ऑफ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के दौरान सीईओ ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर एमएस, ठीक है। तो महाबलेश्वर एमएस को 19वें ग्लोबल एडिशन ऑफ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर में
CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे ये बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड में 19वें ग्लोबल एडिशन ऑफ बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड में CEO ऑफ द ईयर दिया गया है महाबलेश्वर MS को। अब ये भी सवाल आता है कि अगर सर इनको CEO का अवार्ड दिया गया है तो ये किस चीज़ के CEO हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये कर्नाटका बैंक के MD और CEO हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि कर्नाटका के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण को आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं खेलो इंडिया का ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो पहला राज्य जो पेपरलेस बजट पेश कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपने बजट को लॉन्च कर दिया है जिसने कि पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस बजट को पेपरलेस लॉन्च किया है। अब ये पेपरलेस बजट किस तरीके से लॉन्च होता है, मतलब बाकी के लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी सदन के जो मेंबर्स होते हैं उनको पहले एक आईपैड इशू किया जाता है, उसके बाद में एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाता है जिसमें कि पूरा बजट होता है और उसको फिर इसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये बजट पूरी तरीके से पेपरलेस है और यूपी पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि इसको पेपरलेस बजट पेश किया है। अब अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसके लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। और उसके लिए कितना करोड़ रुपए दिया गया है? 101 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है। इसी तरीके से एक योजना है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी, बैंक, रेलवे, नीट, IIT, JEE इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो है अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छात्र जो हैं वो कर पाएंगे। किस देश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर जो प्रतिबंध होता है उसको लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गिद्धों के लिए जो विषैली दवाएं हैं उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। एक दवा है जिसका नाम है कीटोप्रोफेन। तो कीटोप्रोफेन जो कि एक दर्द निवारक दवा है, गिद्धों के लिए ये विषैली होती है, कई गिद्ध इसको खाकर मर जाते हैं। तो बांग्लादेश ने हाल ही में इसको जो है प्रतिबंध इस पर लगा दिया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।